आज की इस विशेष और गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारी आंतरिक शांति से सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आज की हमारी जो सामग्री है वो एक बेहद ही दिलचस्प और वैचारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। हाँ, मतलब इसका मूल विषय है बजाओ ताली, लेकिन एक हाथ की। सुनने में थोड़ा अजीब और विरोधाभासी लग रहा होगा। अजीब तो है ही, क्योंकि बचपन से हमने यही सुना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। एकदम सही। अक्सर जब कोई विवाद होता है ना, तो हम इस कहावत का इस्तेमाल अपनी ढाल के रूप में करते हैं, ये साबित करने के लिए कि भाई गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, सामने वाले की भी तो गलती है, यही सोचते हैं हम। हाँ, लेकिन आज का ये विचार हमारी इसी पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। ये कहता है कि हमें बस एक हाथ की ताली ही बजानी है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि भला ये कैसे संभव है, और यही आज के सफर का सबसे बड़ा रोमांच और हमारा मिशन है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये विचार सिर्फ एक हवाई दार्शनिक बात नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो समाधान बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमारे अपने भीतर ही कहीं छिपा है। बिल्कुल। तो चलिए पहले इस बात को थोड़ा खोलकर समझते हैं। हम इंसानों की एक बहुत ही आम फितरत होती है। हम सब मन ही मन ये मानकर चलते हैं कि मैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। हाँ, हर किसी को यही लगता है। और अगर बस वो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा बदल जाए ना, मेरी बात समझ ले, तो ये दुनिया जैसे स्वर्ग बन जाएगी। हम अक्सर सुबह की चाय पीते हुए मन ही मन अपने जीवन साथी या अपने सहकर्मी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही आम बात है। ऐसा लगता है कि हमारी सारी ऊर्जा इसी बात पे खर्च होती है कि दूसरों को कैसे सुधारा जाए, और हमें इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता। यही तो वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। सही कहा। अगर हम इसे एक व्यापक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि दूसरों को बदलना हमारे बस की बात क्यों नहीं है। ऐसा क्यों है भला? देखिए, हर व्यक्ति एक अलग सांचे में ढला होता है। हर किसी का अपना एक अलग भूतकाल होता है, उसके अपने जीवन के अनुभव होते हैं, उसका अपना भविष्य होता है, और उसके अपने संस्कार और दुनिया को देखने का अपना एक अलग नजरिया होता है। हाँ, जिसे हम उसका विजन कह सकते हैं। बिल्कुल। हर इंसान की अपनी कुछ कमियां, कुछ गहरी कमजोरियां और कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो बाहर से नजर नहीं आती। और कई बार बात सिर्फ गहरे संस्कारों की ही नहीं होती, कभी कभी तात्कालिक परिस्थितियां भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। हो सकता है हाल ही में उस व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे उसका मूड खराब हो, या शायद वो मजाक के मूड में हो और हमने बात को गंभीरता से ले लिया हो। हाँ, कई बार शिक्षा या सही तरीके से अभिव्यक्ति की कमी के कारण भी लोग अपनी बात को उस तरह से रख नहीं पाते जैसा भी चाहते हैं, और फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। एकदम सही कहा आपने। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति बहुत ही नाजुक स्वभाव का होता है, तो एक बहुत ही सामान्य सी बात भी उसे भारी लग सकती है। मतलब किसी भी इंसान के व्यवहार के पीछे हजारों ऐसे छिपे हुए कारण हो सकते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से कभी समझ ही नहीं सकते। और क्योंकि हम उन कारणों को नहीं समझते, हम बस उनके बाहरी व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हैं, जिसका नतीजा बहुत खराब होता है। हम देखते हैं कि ये आपसी टकराव और दूसरों को गलत साबित करने की होड़ बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। बात एक छोटे से मतभेद से शुरू होकर भयंकर लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। स्रोत में भी ये बताया गया है कि कई बार तो ये सुनने में आता है कि जरा सी बात पर नौबत मरने और मारने तक आ जाती है। ये सच में बहुत डरावना है। और अगर बात यहाँ तक ना भी पहुँचे, तो भी हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि लोग सालों साल एक दूसरे से बात नहीं करते। एक ही घर या ऑफिस में रहते हुए भी कोई सामने आ जाए तो मुंह फेर लेते हैं। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसी बिंदु पर निंदा, या जिसे हम गॉसिप कहते हैं, उसके बारे में एक बहुत ही गहरी बात स्रोत में सामने आती है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम अक्सर दूसरों के सामने उसकी निंदा करने लगते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। हाँ, और ये बात मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सटीक है। जब हम किसी सहकर्मी या रिश्तेदार की बुराई करते हैं, तो शुरुआत में ऐसा करने में एक अल्पकालिक मजा तो जरूर आता है। दिमाग में एक तरह का डोपामाइन हिट होता है। एक झूठी संतुष्टि मिलती है कि हमने अपना पक्ष सही साबित कर दिया। लेकिन लेख के अनुसार दीर्घकाल में यही निंदा करने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल। और ये कमजोरी कैसे बनती है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति वो निंदा सुन रहा है, शुरुआत में तो वो चटखारे लेकर रुचि लेगा,
लेकिन कुछ समय बाद जब उसे एहसास होगा कि ये इंसान सिर्फ नकारात्मक बातें ही करता है, तो वो भी दूरी बनाने लगेगा। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो हमेशा नकारात्मकता के पास नहीं रहना चाहता, और जब सुनने वाला ध्यान नहीं देता तो निंदा करने वाले को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं समझ रहा। नतीजा ये होता है कि हर कोई मानसिक रूप से व्यथित होने लगता है और जीवन से शांति पूरी तरह से खत्म होने लगती है। इंसान एक अकेलेपन का शिकार हो जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब बात दूसरों की होती है तो हम हजारों कमियां निकाल लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जब बात खुद पर आती है तो इंसान खुद को इतना अच्छा और इतना बेदाग क्यों समझता है? हम अपनी गलतियों के प्रति इतने अंधे क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे हमारा आत्म बचाव यानी डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। हम अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए बहुत ही चतुराई से सारा दोष बाहरी चीजों पर मढ़ देते हैं। हाँ, हम अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आजकल समाज ही खराब है, राष्ट्र की स्थिति खराब है, या पूरे जग को ही जिम्मेदार ठहरा देंगे। और लेख इसे एक बहुत बड़ी मूर्खता कहता है। हमें लगता है कि हम अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने लिए ही एक ऐसा गहरा गड्ढा खोद रहे होते हैं जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है, क्या हर बार हम ही गलत होते हैं? कई बार बाहरी परिस्थितियां भी तो सच में गलत हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई पॉलिसी बदल गई जो सरासर अन्यायपूर्ण है, या रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जैम है जिस पर किसी का जोर नहीं, या कोई सामने से आकर सच में बदतमीजी कर रहा हो। वहां तो परिस्थिति गलत है। यह बहुत ही वाजिब सवाल है और ये स्रोत इस बात को पूरी तरह से नकारता नहीं है। बाहरी परिस्थितियां बिल्कुल गलत हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि ज्यादातर बार उन परिस्थितियों पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। हम ट्रैफिक जाम को नहीं हटा सकते। बिल्कुल, आप किसी अजनबी के बुरे बर्ताव को तुरंत नहीं बदल सकते। परिस्थिति को बदलने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर वो ना बदले तो अपनी सुरक्षा हेतु खुद को बदल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अपनी सुरक्षा हेतु खुद को बदलना, यह बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब बाहरी नियंत्रण एक भ्रम है, जबकि आंतरिक नियंत्रण एक वास्तविकता है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक पुरानी कहावत का जिक्र आता है, गुड़ जाने और गुड़ की गोठरी जाने। ये कहावत बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, इसका मतलब ये है कि सामने वाला इंसान अपने जीवन में कितनी परेशानियों से गुजर रहा है, वो कितने पापड़ बेल रहा है, ये सिर्फ वही जानता है। हम बाहर से देखकर किसी की पूरी मानसिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है जो इंसान ऑफिस में बहुत गुस्सा कर रहा है वो घर पर किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो। इसलिए उस व्यक्ति या परिस्थिति को नियंत्रित करने के पीछे भागने के बजाय अपना पूरा ध्यान खुद को बदलने पर केंद्रित करना चाहिए। हमारा 100% अधिकार सिर्फ हमारे अपने मन पर है। यहाँ आकर ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हम समस्या को समझने के बाद समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब कोई सामने खड़े होकर सच में हमें परेशान कर रहा हो तो उस वक्त ये याद रखना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। अगर हमें खुद को बदलना है तो ये शुरुआत असल में होगी कहाँ से? खुद को बदलने का ये सफर जमीनी स्तर पर कैसे शुरू किया जाए? लेख के अनुसार इस सफर की शुरुआत होती है खुद से प्यार करने से, और ये कोई स्वार्थी वाला प्यार नहीं है। जब इंसान अपनी आंतरिक शांति का सम्मान करेगा तभी औरों को प्यार करना या उन्हें स्वीकार करना सहज लगेगा। और खुद से प्यार करने का मतलब है अपने मूल या स्वाभाविक गुणों को पहचानना। स्रोत में एक बहुत ही सटीक उदाहरण मिलता है शक्कर और नमक का। जी, जैसे शक्कर का स्वाभाविक गुण है मीठा होना और नमक का स्वाभाविक गुण है खारा होना। चाहे शक्कर को धूल में मिला दिया जाए, वो अपनी मिठास नहीं छोड़ती। इसी तरह इस लेख के अनुसार एक इंसान, या अधिक गहराई में कहें तो एक आत्मा के भी कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं। और वे गुण हैं शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। अनुभव भी यही कहता है कि दुनिया का हर इंसान अंततः इन्हीं चीजों की तलाश में है। हमारी आत्मा की डिफॉल्ट सेटिंग ही शांति और प्रेम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर हमारे मूल गुण इतने शुद्ध हैं, अगर हमारी डिफॉल्ट सेटिंग इतनी अच्छी है, तो फिर इस दुनिया में इतनी अशांति क्यों है? इन गुणों में कमी क्यों आ जाती है? समस्या की असली जड़ क्या है? इस समस्या की जड़ में जाते हुए लेख स्पष्ट करता है कि इन गुणों में कमी आने का मुख्य कारण है 5 विकार।
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये वो मिलावट है जो हमारे मूल स्वभाव को पूरी तरह से ढक लेते हैं। जैसे एक साफ आईने पर धूल जम जाती है। बिल्कुल। और अगर हम और भी गहराई में जाएं, तो इन विकारों की उत्पत्ति का जो असली कारण बताया गया है वो है देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस। देह अभिमान, इसे थोड़ा और स्पष्ट करना जरूरी है। स्रोत में इसे एक कार के उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए कि इंसान एक बहुत ही महंगी कार चला रहा है। अचानक कार पर एक खरोंच लग जाती है। कार तो लोहे की बनी है, लेकिन खरोंच लगते ही ड्राइवर को दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि वो उस कार के साथ इतना जुड़ गया है कि वो खुद को ही कार समझने लगा है। देह अभिमान बिल्कुल ऐसा ही है। ये खुद को सिर्फ ये शरीर समझना है। जब तक इंसान खुद को शरीर, अपना पद या अपना रूप समझता रहेगा, तब तक ये विकार पैदा होते रहेंगे। एक आभान होता है, तभी टकराव होता है कि मेरी बेइज्जती कैसे कर दी। लेकिन जब इंसान खुद को आत्मा समझने लगता है, तो वो अपने मूल गुणों के करीब पहुंचने लगता है, क्योंकि आत्मा को कोई खरोंच नहीं लगा सकता। तो जो सवाल हर किसी के मन में आ रहा होगा कि इन विकारों से कैसे बचें और जीवन में सुख शांति वापस कैसे लाएं, इसका व्यावहारिक समाधान क्या है? इसका जो सबसे गहरा आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत किया गया है वो है आत्माभिमानी बनना, यानी खुद को एक आत्मा के रूप में अनुभव करना। और आत्माभिमानी बनकर परमपिता परमात्मा का चिंतन करना ही असली चाबी है। इसे एक बैटरी और पावर सोर्स की तरह देखा जा सकता है। हमारी आत्मा की बैटरी दुनियादारी के टकरावों के कारण डिस्चार्ज हो गई है। जब हम खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, तो हम अपनी बैटरी को सीधे उस पावर हाउस से जोड़ देते हैं। इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाती है। और यहाँ लेख की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति आती है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। इसका मतलब है कि हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं, हमारी मानसिक अवस्था वैसी ही ढलने लगती है। चूंकि परमात्मा को सर्वगुणों का सागर माना गया है, तो जब ध्यान उनके बारे में लगाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उनके गुण हमारे अंदर प्रवाहित होने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पिता के गुण उसके बच्चे में आते हैं। खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने की इसी क्रिया को सहज राजयोग का नाम दिया गया है। कमाल की बात है। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए हम वापस अपने उस विषय पर आते हैं जिसने शुरुआत में सबसे ज्यादा आकर्षित किया था। तो फिर ये एक हाथ की ताली का पूरा रहस्य आखिर है क्या? अगर हम इन सभी बातों के डॉट्स कनेक्ट करें तो रहस्य खुल जाता है। ताली बजाना खुशी दर्शाने की क्रिया है। जब कोई आत्मा सहज राजयोग के माध्यम से अपने मूल गुणों में स्थित हो जाती है और परमात्मा की याद में रहती है, तो उसे बाहर से किसी कारण की जरूरत नहीं होती खुश होने के लिए। वाह! उसे एक ऐसी गहरी आंतरिक खुशी का अनुभव होता है जो बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। वो आत्मा अपने ही गुणों और शक्तियों के नशे में अंदर ही अंदर ताली बजाती रहती है। तो यही है वो एक हाथ की ताली। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अपनी खुशी के लिए उस दूसरे हाथ की, यानी सामने वाले व्यक्ति के बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम अपने भीतर की शक्तियों से खुद ही आनंदित रह सकते हैं। इस पूरे विचार का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि जब भी टकराव हो, तुरंत अपने भीतर लौट आना चाहिए। एक हाथ की ताली बजाना आरंभ करें और खुश रहें। दे ताली। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे व्यवहारिक पहलू है। रोजमर्रा के जीवन में ये ज्ञान बहुत काम आ सकता है। जब भी किसी के स्वभाव से टकराव हो, तो बस यही याद रखना है कि हमारा नियंत्रण सिर्फ खुद पर है। सच्चा बचाव दूसरों पर दोष मढ़ना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि कोई दूसरा दुख दे ही ना सके। आज की इस गहन चर्चा से ये स्पष्ट हो गया है कि सच्ची शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को उस ऊंचाई तक उठाने में है जहां बाहरी व्यवहार से आंतरिक खुशी पर कोई आंच ना आए। और इसी के साथ ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। जी, लेकिन समाप्त करने से पहले आज जो कुछ भी समझा गया है, उसे एक कदम और आगे ले जाने का समय है। सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान ये मान ले कि उसकी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, अगर सब एक हाथ की ताली बजाना सीख जाएं, तो क्या हमारे समाज में रिश्तों को देखने का पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाएगा? ये वाकई बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये आत्मनिर्भरता दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति नहीं होगी? इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। इस पर गहराई से मनन किया जा सकता है। अगली बार जब भी कोई परेशानी सामने आए, तो बस अपने भीतर मुड़ना है और बजानी है ताली, लेकिन एक हाथ की। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति में रहें, खुश रहें और दे ताली।